नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पॉलिटी के बारे में अध्ययन किया था और आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और इसमें आपको जो बताया जाएगा वो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आर्थिक माहौल बनाया था और क्या क्या उन्होंने प्रभाव यहाँ पर अपना छोड़ा था। और उसमें जैसे आर्थिक दोहन या हस्तशिल्प उद्योगों का पतन या जैसे बैंकों की स्थापना, तो ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, इसमें जुड़िए, समझिए। और ये सारे जो भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो आइए जुड़िए, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। ये उस समय की बात है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना आर्थिक शासन या राजनीतिक शासन की शुरुआत की थी तो उन्होंने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। जैसे भारत में स्थापित होने वाला पहला जो कमर्शियल बैंक है, भारत में स्थापित होने वाला जो पहला कमर्शियल बैंक है उसका नाम पूछ रहा है कौन सा है। तो कौन सा कमर्शियल बैंक पहला था, अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था को, अपने मिशन को ब्रिटिश इंडिया ने आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश इंडिया में इसको आगे ले जाने के लिए बैंक की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। तो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित जो पहला बैंक है वो 1770 में 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो जैसे यदि पूछा जाए कि अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित जो पहला बैंक है वो 1770 में स्थापित है और इस बैंक का नाम है, कोलकाता में स्थापित हुआ था और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर आगे चल करके और भी बैंकों की स्थापना हुई थी। जैसे 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता। फिर उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया में पहला जो बैंक था 1770 में, वो आप बताएंगे कोलकाता में स्थापित हुआ था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता तैयार हुआ, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई तैयार हुआ और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास तैयार हुआ। फिर इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में इसका नाम कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, इंडिया। और फिर बाद में इसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में नाम बदल करके, और आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया।
तो कहने का मतलब है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो इसमें आप बताएंगे बैंक ऑफ कोलकाता है, क्योंकि जो बैंक ऑफ मद्रास है वो 1843 में है, 1843 में, और बैंक ऑफ जो कोलकाता है 1806 में है, और बैंक ऑफ बॉम्बे जो है वो 1840 में है। तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, बैंक ऑफ कोलकाता। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि कोलकाता में स्थापित हुआ था। उसके बाद फिर 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फिर इन तीनों बैंकों को, कोलकाता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और उसके बाद फिर इसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में इसी बैंक को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक को 1955 में एसबीआई कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिलहाल इसमें ये पूछ रहा है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? तो आप बताएंगे बैंक ऑफ कोलकाता। इसकी स्थापना 1806 में की गई थी। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? अर्थात पहली बार जो प्रति व्यक्ति आय है, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने किया था? तो आप बताएंगे 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्हें 1892 में दादा भाई नौरोजी 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रह चुके हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रह चुके हैं, मात्र 3 वोटों से जीते थे। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो वहाँ का लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद के रूप में पहला भारतीय निर्वाचित होने वाला कौन था? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, और उन्हें 1892 में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने का मौका मिला था, मात्र 3 वोटों से दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से जीत करके गए थे? तो लिबरल पार्टी से जीत करके गए थे, लिबरल पार्टी से जीत करके गए थे। और इन्होंने 1868 में प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था, और उस समय बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये है, 20 रुपये है। और उस समय इंडिया की जो इनकम हुआ करती थी लगभग 3 करोड़ रुपए थी, 3 करोड़ रुपए थी। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सत्ता कब स्थापित की थी? 1757 में। तो 1757 से लेकर के 1868 तक ब्रिटिश सरकार ने कोई भी नेशनल इनकम के बारे में या प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं दिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय की जानकारी या प्रति व्यक्ति आय की जानकारी छिपाना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों ने 100 वर्षों के इतिहास में शासन कम किया और शोषण ज़्यादा किया, और हमारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने खोखला कर दिया था। आपने सुना होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में भी 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि भारत का जो पैसा है वो विदेश चला जा रहा है, और उस प्रतिफल के रूप में, उसके बदले के रूप में हमारे यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा। अर्थात अंग्रेज जो थे इतने चालाक थे कि रॉ मटेरियल को लेकर के जाते थे, उसको मॉडिफाई करके ला करके और हम ही को ला करके उसे बेचते थे, और भारत जो है वो खरीदारों का बाजार बन चुका था, और भारत का जितना भी कच्चा माल था वो लंदन चला जा रहा था। तो इससे फ़ायदा उनका ज़्यादा हुआ और हमारा जो था उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हम खरीदेंगे ज़्यादा, बेचेंगे कम, शोषण हमारा अधिक होगा, हर प्रकार की समस्या होगी, तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय ये दोनों
कम ही होगा। तो उस समय मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आए थे। भारत की जो आय थी लगभग 3 करोड़ रुपए थे। तो इसके बारे में एक सांख्यिकी अनुमान जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में बताया गया था। हालांकि व्यवस्थित जो चीज़ें बताई गई थी वो बी राव द्वारा बताया गया था व्यवस्थित ढंग से, लेकिन पहली बार जो ये बताया गया है वो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया है। तो इसका जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। उत्सारण सिद्धांत का मतलब जानते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, और इनकी संस्था एक लंदन में स्थापित हुई थी। और लंदन में जो उन्होंने संस्था स्थापित किया था उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये संस्था दादाजी के द्वारा स्थापित की गई थी और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। और उसका शीर्षक जो था वो इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक शीर्षक से ये लिखा था। तो देखिए इसमें कई सारी चीजें मिल जाएंगी। धन के निष्कासन के सिद्धांत को, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को बताने वाले दादा भाई नौरोजी हैं। और उन्होंने इस पर चर्चा कब किया था? 1867 में किया था। और वो किस संस्था के माध्यम से किया था? तो इन्होंने लंदन में एक संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो उसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से इन्होंने भाषण दिया था। और उस भाषण का एक अपना पंपलेट था, एक शीर्षक था जिसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। तो उसी में इन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज लोग हैं, वो भारत से कच्चे माल के रूप में पैसा लेकर के आ रहे हैं और उसको मॉडिफाई करके ला करके हमारे यहाँ बेच रहे हैं। अर्थात भारत से पैसा जो है रॉ मटेरियल के रूप में लंदन में आ रहा है और लंदन में औद्योगिक क्रांति आ रही है जिसका प्रतिफल भारतीयों को नहीं मिल रहा है। अर्थात एक ब्रिटिश अधिकारी था जॉन सुलिवान, उसने कहा था कि मेरी जो प्रणाली है वो स्पंज प्रणाली की तरह काम करती है, हुगली नदी से उठाती है और टेम्स नदी में ले जा करके निचोड़ देती है। इसी तरीके से इतिहासकार थे सब्यसाची भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि मछलियों के तेल में तल दिया गया। अर्थात मछली से तेल निकाल लीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए और उसे भून डालिए। कहने का मतलब है हमारा कच्चा माल भी है और उसको बना करके ला करके हम ही को पहनाया जा रहा है। तो दोनों हाथों से हमारे भारतीयों का शोषण हो रहा है। तो हम जो औद्योगिक नगरी थे, जो हम मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश थे, जो हम बेचने वाले लोग थे, अब हम कमज़ोर होते जा रहे थे। और जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटेन है, वो धीरे धीरे जो है, मतलब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही आई थी, क्योंकि भारत का पैसा जो है वो ब्रिटिश के पास चला जा रहा था। तो हम लोग अमीर से गरीब होते गए और वो लोग लगातार अमीर बनते चले गए। तो इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को देने वाले जो थे दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन इनके इस सिद्धांत पर इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। अर्थात ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है, इसमें कौन विश्वास नहीं कर रहा है?
तो तिलक तो राष्ट्रवादी नेता थे, तिलक खुद ही जानते थे कि अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, ये तो करते थे। रमेश चंद्र दत्त भी करते थे, एमजी रनाडे भी ने किया था। लेकिन सर सैयद अहमद खां हमेशा ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग ही चलते थे। अर्थात सर सैयद अहमद खां का ये मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार रहेगी तो मुसलमान शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से आगे बढ़ेगा। तो सर सैयद अहमद खां ने अंग्रेज़ों की आलोचना नहीं की थी, बल्कि वो अंग्रेज़ों से मिल करके मुसलमानों के हित की बात करते रहे जीवन भर। लेकिन उन्होंने दादा भाई नौरोजी का समर्थन नहीं किया था। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो जो सर सैयद अहमद खां थे वो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे। अर्थात वो चाहते थे, जानते थे कि ब्रिटिश सरकार अगर यहाँ पर रहेगी तो हमारा मुसलमान आगे बढ़ेगा। अर्थात इनकी आस्था, इनकी सहानुभूति, इनका समर्थन वो ब्रिटिश सरकार के प्रति था, ना कि हमारे राष्ट्रवादियों के प्रति था। तो इसलिए ये अंग्रेज़ों में विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, तो अंग्रेज़ों की आलोचना को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत की आलोचना की थी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का जो लेखक है वो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ों का अत्याचार रहा है, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया है, जिस तरीके से हमारे प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को, हमारे हस्तशिल्प उद्योग को, हमारे किसानों को, हमारे बुनकरों को, हमारी महिलाओं को, हमारे पुरुष को, हमारे तमाम प्रकार की जातियों को इन्होंने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर किया है, उसी का विस्तृत चर्चा जो है वो एक किताब लिखे थे दादा भाई नौरोजी। उसका नाम था प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अर्थात हमारी गरीबी के, हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी के, हमारे पिछड़ेपन के सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हैं ब्रिटिश सरकार है। तो उसी आर्थिक पिछड़ेपन की जो चर्चा है दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इनके द्वारा किया गया था। ये भी किताब उसी समय लिखी गई थी 1867 के आसपास। इसका डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था? तो वही बात यहाँ पर भी रिपीट करना पड़ेगा। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से और इनका शीर्षक जो था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये शीर्षक का नाम था। और इसी में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को बताया था, धन के निष्कासन के सिद्धांत को बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को बताने वाले दादा भाई नौरोजी हैं और ये बात दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को बताने वाले दादा भाई नौरोजी हैं। और दादा भाई नौरोजी जो है इतने वहाँ पर पॉपुलर हो गए थे कि लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ करके और 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर इलेक्ट किए गए थे। इनका चुनाव का जो प्रचार किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, 3 वोट से ये जीते थे। इसका थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका तीसरा सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आ चुका है और ये भी अच्छा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन के निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? तो धन का निष्कासन का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, अगर संस्था का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
जिसकी स्थापना 1866 या 1867 में की गई है। और जो सिद्धांत है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ है। और इसमें ये पूछ रहा लेख, जो शीर्षक है, जो लेख है, तो लेख का नाम आप क्या बताएंगे? इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, डेब्ट टू इंडिया। तो इसका लेख पूछा जा रहा है। धन के निष्कासन का सिद्धांत का अर्थात कि हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, औने पौने दाम पर खरीदते थे और वाणिज्यिक फसलों पर फोकस करते थे, और बदले में जो है हमको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था, और यहाँ से हमारी चीज़ को ले जा करके उस पर परिवर्तन करके और ला करके हम ही को बेचते थे। तो हमारा जो माल है वो दूसरे देश में जा रहा है और उसका जो प्रतिफल है वो हमें बदले में नहीं मिल रहा है। तो इसी के सिद्धांत को धन के निष्कासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस जो भाषण दिया था, तो जो लेख का शीर्षक था, उस लेख के शीर्षक का नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों के ध्यान धन के निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? उसका नाम इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। पहला ऑप्शन सही है, ए आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नांकित दृष्टि से पारित किया गया। तो ये जो 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया था, उस समय इसको लाने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। तो कहने का मतलब है जैसे अंग्रेजों ने भारत में शासन शुरू किया था 57 में, और 1881 लगभग 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया। और 100 साल से इन लोगों ने, मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी उम्र में, कितने घंटे और कितनी संख्या में कब तक काम कर सकता है, ये 100 साल लगा दिए। और फैक्ट्री एक्ट बच्चों के लिए या किसी मजदूर के लिए लाया नहीं गया था। तो 100 साल तक तो लोग जो है कई घंटों तक काम करते रहते थे, और वो कब तक काम करेंगे या तो भगवान जाने, या ब्रिटिश सरकार जाने, या ब्रिटिश लोग जाने। अर्थात काम करने की समय सीमा तय ही नहीं थी, उम्र भी तय नहीं था, कितनी उम्र से लेकर के और कितनी उम्र तक और कितने घंटे तक लोग काम करेंगे। पता चला ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश ऑफिसर्स वो मॉर्निंग में बुला ले और रात भर काम कराए, इस प्रकार का कोई कानून बना ही नहीं था। तो लॉर्ड रिपन आए, जो कि सबसे प्रसिद्ध गवर्नर जनरल हैं, जो द गुड के नाम से भी जाने जाते हैं। जो भी काम इन्होंने किया था, इनके किए गए कार्य से भारतीयों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। सबसे जीनियस, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया आप बताएंगे लॉर्ड रिपन था। इसने जो भी काम किए थे भारतीयों के हित में किए थे। तो यहाँ पर भी इसने फैक्ट्री एक्ट ला करके, फैक्ट्री एक्ट, और फैक्ट्री एक्ट जो लेकर के आया था 1881 में आया था, और इसमें इन्होंने काम के घंटे तय कर दिए। इन्होंने ये कह दिया कि पर डे 9 घंटे से अधिक काम नहीं होगा, 9 घंटे से अधिक काम नहीं होगा, और 9 घंटे में 1 घंटे छुट्टी होगी, 1 घंटे की छुट्टी होगी, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति, उस समय मजदूर होते कौन थे भैया? भारतीय होते थे। मजदूरों की संख्या हमेशा भारतीयों की रही, आज भी भारत में मजदूरों की संख्या कम नहीं है, और मजदूर बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत अंग्रेजों के ही समय हुई है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 9 घंटे काम करने होते थे, 1 घंटे छुट्टी होती थी, और हर प्रत्येक माह पर मंथ 4 दिन की छुट्टी भी होती थी। 4 दिन की छुट्टी भी इसमें तय की गई, और ये भी तय कर दिया गया कि 7 से 12 वर्ष, अर्थात 7 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को
मतलब यहाँ पर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के जो बालक हैं वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते थे, और काम करने का जो घंटा है वो 9 घंटा है। 9 घंटे में घंटे की छुट्टी है। पर मंथ जो है 4 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो कहने का मतलब है कि मजदूरों के लिए जो थोड़ा सा नियम सरल बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो लाया गया था 1881 में। तो किसी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दिया गया था। अर्थात 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक आयु के बच्चे काम कर सकते थे, लेकिन 7 वर्ष से नीचे के जो बच्चे थे वो इसमें काम नहीं कर सकते थे। तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर रोक लगा दिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगाना। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन जो है ये सही है। और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर रोक लगाया गया था, 7 से लेकर के 12 तक। इसका पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सबसे पहले कौन सा उद्योग आता है? इसमें सबसे पहले जो था वो जूट उद्योग था। जूट उद्योग था, और जूट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वह बताएंगे 1853 में हुई थी। 1853 में हुई थी। और पहला जो जूट उद्योग लाया गया था वो रिसरा में लाया गया था। रिसरा में लाया गया था, बंगाल में पड़ता है। तो पहला जूट उद्योग जो है वो आप बताएंगे रिसरा में था, और ये 1853 में था। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड होगा। जूट उद्योग में फोकस सबसे पहले किया गया था 1853 में रिसरा में, इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि इनकम का जरिया क्या था? ब्रिटिश सरकार की इनकम का जरिया मतलब एक्साइज ड्यूटी या ओपियम टैक्स या लैंड रेवेन्यू या इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये अंग्रेजों के ज़माने की ही बात क्यों, आप किसी भी समय पर देखिए, अर्थात आज़ादी के पहले चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो अंग्रेज़ों की हिस्ट्री हो, हर समय इनकम का जरिया सबसे ज़्यादा जो होता था लैंड रेवेन्यू होता था। हमने आपको बताया था इन्होंने खूब कमाई की थी। जैसे जमींदारी व्यवस्था हो गया, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था हो गया, पैसा बनाने के लिए इन्होंने नए नए तरीके अपनाए थे। जमींदारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था, ये जितनी भी व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी उसमें 33% से लेकर के 55% तक का टैक्स लैंड रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना होता था। तो कहने का मतलब है कि कमाई का एक बड़ा जरिया, जो बड़ी इनकम हुआ करती थी, वो लैंड रेवेन्यू होता था। क्योंकि आपको स्पष्ट कर दे कि यहाँ पर ये नकदी फसल बोते थे, तो नकदी फसलों से भी इनको खूब पैसा मिलता था। जैसे कहवा हो गया, चाय हो गया, पटसन हो गया, मसाला हो गया, फल हो गया, नील हो गया, या गन्ना हो गया, कपास हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों से इनको ढेर सारा पैसा मिलता था लैंड रेवेन्यू के रूप में। और इन्होंने कमाई करने के लिए नए नए तकनीक बना दिए, नए नए नियम बना दिए। जमींदारी व्यवस्था लेकर के आए, मालवाड़ी व्यवस्था लेकर के आए, या रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर के आए। और हर व्यवस्थाओं में अंग्रेजों का फ़ायदा हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। किसान बेचारे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। बाद में इन लोगों ने विद्रोह भी किया था। 33% से लेकर के 55% तक इन्होंने टैक्स लाद दिए थे। तो ब्रिटिश काल में, और ब्रिटिश काल ही क्यों, हर काल में सबसे ज़्यादा भारत में
लैंड रेवेन्यू ही, भू राजस्व ही, लगान ही कमाई का एक मोटा जरिया माना जाता था आज़ादी के पहले। इसका जो हो जाएगा थर्ड, भू राजस्व। इसको लेकर के गांधी जी ने कई बार आंदोलन किए थे लगान को लेकर के, इसका थर्ड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस पर कॉन्सेप्ट पर है, आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये पूछ रहा है आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली तौर पर, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। इसमें यह कह रहा है कि अंग्रेजों के समय में आर्थिक रूप से अगर हम अध्ययन करें तो क्या परिणाम निकल के आया, अर्थात अंग्रेजों के शासन काल में क्या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए, उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। मतलब अंग्रेजों के ज़माने में क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा है, क्या असर रहा है, क्या इन्होंने आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लेकर के चलना है। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई। क्या जब अंग्रेज लोग आए थे तो हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट था वो घटा था या बढ़ा था? तो घटा था, और जब घटेगा उत्पादन होगा नहीं तो क्या निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा? नहीं होगा। तो पहला तो गलत है। अंग्रेजों के ज़माने में भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई थी, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। गलत है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि नुकसान हो गया था। दूसरा है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। क्या अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों के समय में हमारा मालिकाना हक बढ़ा था या घट गया था? तो हम लोग पहले मालिक थे, मालिक से इस तरीके से प्रभावित हुए, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी जर्जर हो गई, ऐसा कमज़ोर कर दिया इन लोगों ने कि हम मालिक से मजदूर बन गए, समस्या से ग्रसित हो गए। अर्थात आर्थिक जो मालिकाना हक है हमारा वो बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। अर्थात हम जो मालिक हुआ करते थे अब हम अंग्रेज़ों के साझेदार हो गए, हम अंग्रेज़ों के नौकर हो गए, अंग्रेज़ों के अंडर में काम करना शुरू कर दिए। तो भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, गलत है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, अर्थात कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो जैसे जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे तो हम ज़्यादातर खाद्यान्न फसल बोते थे, खाने पीने की चीज़ें बोते थे, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया। लेकिन अब अंग्रेज को मोटी कमाई करना था तो अंग्रेज़ों ने नकदी फसल पर फोकस किया। अर्थात जब से अंग्रेज आए तब से खाद्यान्न फसलों को मना कर दिया, नकदी फसल पर बोने के लिए बाध्य किया। यहाँ तक कह दिया कि 3/20 भाग पर नकदी फसल बोना अनिवार्य है, जिसे 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं। तो कौन कौन से वाणिज्यिक फसल बोने के लिए बाध्य किया? जैसे इन लोगों ने कहा गन्ने की खेती करो, तो हमने गन्ना उगाना शुरू कर दिया। कपास की खेती करने के लिए बाध्य किया, पटसन की खेती करने के लिए बाध्य किया, मसाले की खेती करने के लिए बाध्य किया, फलों की खेती करने के लिए बाध्य किया, रबर की खेती करने के लिए बाध्य किया, नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, और चाय की खेती, चाय हो गया, कहवा हो गया, फल हो गए। तो गन्ना, कपास, पटसन, मसाला, फलों, रबर, नील, चाय, कहवा, इन सब में हम लोग ज़्यादा डिपेंड हो गए और जो खाद्यान्न फसल थे उसको हम भूल गए। तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो हम लोग खाद्यान्न फसलों पर कब फोकस करते थे और कमर्शियल जो एग्रीकल्चर थी, जो वाणिज्यिक खेती थी, उस पर हम ज़्यादा फोकस करने लगे। हम कहवा उगाने लगे, चाय उगाने लगे, पटसन, तंबाकू, फल, मसाला और रबर, इन सब पर फोकस ज़्यादा करने लगे। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा, एक मोटा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में जाता था, हमारे हाथ में इसका पैसा कम होता था। तो बिल्कुल 100% आप कह सकते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट का ही सहारा लेना है और इसमें आपको फैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे इसमें ये कह रहा है अनुद्योगीकरण के संदर्भ में, अनुद्योगीकरण का मतलब होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात अनुद्योगीकरण का मतलब होता है उद्योगों का ना होना, उद्योगों का ना होना, उद्योगों का ना होना। तो इसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 1757 में अधिकार किया तो 1757 से लेकर के कई वर्षों तक, लगभग 100 वर्षों तक भारत में कारखाने उन लोगों ने स्थापित नहीं किए। हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्री जो पहले से थी वो लगभग जर्जर हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और बदले में अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ जो है किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री शुरुआत में नहीं लगाई थी। तो जब ये लोग हमारे यहाँ मतलब कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं किए, लंबे समय तक, लगभग 100 वर्षों तक इन लोगों ने भारत में किसी प्रकार की कोई उद्योग की स्थापना नहीं की। तो जब उद्योग की स्थापना नहीं की तो इस घटना को अनुद्योगीकरण कहा जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई उद्योगों की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था कि अगर भारत में हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो भारत के लोग आगे बढ़ेंगे, जागरूक होंगे, उनके पास पैसा आएगा। तो फिर जब इनके पास पैसा आ जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे देश के लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं रहेगा। तो ये क्या करते थे कि यहाँ पर वही कच्चा माल उगाते थे, हम लोगों से खेती का काम करते थे, और उसके बाद उसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिलता था। और फिर ये लोग अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाते थे। हर 10 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर इनके यहाँ कोई न कोई उद्योग दिखाई देता था, औद्योगिकरण आ गया था। तो हमारे यहाँ जानबूझ करके इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत ना होने पाए। तो जब इंग्लैंड में सारे जगह पर उद्योगों का एकदम से जाल बिछ गया, तब यही लोग जो है, अंग्रेज लोग ला करके हमारे यहाँ धीरे धीरे पूंजी प्रथा को या पूंजी को लगाना यहाँ भारत में शुरू कर दिया। लेकिन पूंजी वो लगा रहे थे तो लाभ भी तो उनका होगा। शुरुआत में जब डाकखाना आया, रेलवे आया, जहाज आया, तो उसमें इन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, लेकिन मालिक तो वही बने रहे, हम लोग तो मजदूर बन के काम करते रहे। तो वही ये कह रहा है कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थात हमारे यहाँ उद्योग नहीं आया, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई लगभग 100 वर्षों तक। उसका रीजन क्या था? अब रीजन पढ़िए। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। 1813 में आपने सुना होगा, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, और जब व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए थे तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ही व्यापार नहीं कर सकते थे, बल्कि हर एक नागरिक जो अंग्रेज है और वो ब्रिटेन का नागरिक है, ब्रिटेन का रहने वाला है, उनको मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। और वो लोग आते थे, मुक्त व्यापार करते थे, धड़ल्ले से व्यापार करते थे, और हर एक व्यक्ति वहाँ पर व्यापार कर सकता था। ऐसे क्या था 1813 के पहले? 1813 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन 1813 के बाद अब मुक्त व्यापार की छूट मिल गई तो हर कोई व्यापार करता था। और जो अंग्रेजी व्यापारी होगा वो आएगा, अपने हित की बात करेगा या हमारे हित की बात करेगा? वो अपने हित की बात करेगा। और जब हर एक आम नागरिक कर सकता था व्यापार, तो व्यापारियों की संख्या ज़्यादा हो गई, और जब व्यापारी खूब आए भारत में तो अपनी जेब भरने लगे, हमारे बारे में सोचना बंद कर दिया, और संख्या भी उनकी ज़्यादा हो गई। जब संख्या उनकी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा व्यापारी आ गए, मुक्त व्यापार करने लगे, तो फायदा भी तो उनका हुआ, और हम लोग जो है वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। हम जो है कच्चे माल के उत्पादक मात्र बन के रह गए, उसका बड़ा फायदा अंग्रेजों को मिल गया। तो वही कह रहे हैं कि भारत में उद्योग क्यों नहीं आया, इसके क्या कारण है? तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया, जिससे मुक्त व्यापार करने में उनको छूट मिली। अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा हो गई और व्यापारिक अधिकारियों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और भी
तेज कर दिया। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दूसरा भी सही है क्योंकि जब कंपनी के अधिकार पर, व्यापारिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया और फिर अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई, तो अब कंपनी के ही लोग नहीं, आम लोग भी आकर के भारत का शोषण कर सकते थे। अर्थात ब्रिटिश व्यापारियों का झुंड आता था और खूब पैसा कमा करके यहाँ से लेकर के जाता था। और जब वो लोग अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए आते थे, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आते थे, तो टैक्स उनसे कम लिया जाता था। और हम लोग अगर अपने चीज़ों को बेचने जाते थे तो टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। तो जो टैक्स ज़्यादा देगा वो महंगा बेचेगा और जो टैक्स कम देगा वो सस्ता बेचेगा। तो हम लोग ये भी खुश हो जाते थे कि जो अंग्रेज व्यापारी है वो सस्ता बेच रहा है, भारतीय व्यापारी महंगा बेच रहा है। तो ये सब 1813 के जाल से ही संभव हो पाया है। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अर्थात इसका दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में पहली जो कंपनी लगाई गई थी 1839 में। द असम कंपनी उसका नाम है, द असम कंपनी इसका नाम है। 5 लाख की पूंजी से इसे लगाया गया था। 5 लाख रुपए दे करके पहली कंपनी चाय की लगाई गई थी 1839 में। उसका नाम था द असम कंपनी, इसका थर्ड हो जाएगा। पहली चाय की कंपनी असम में लगी थी, द असम कंपनी इसका नाम था। 5 लाख रुपए की लागत से इसे लगाया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश, भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में हुआ था? तो जब अंग्रेज लोग आए, खूब पैसा बनाया और उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई, अब उनके यहाँ जगह बचा ही नहीं, तो फिर उसी पैसे को लेकर के ब्रिटिश लोग भारत में आए। अब भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो भाई इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं तो प्रॉफिट उनका होगा ना, हमें तो केवल जॉब मिलेगा, हम तो मजदूर बनेंगे, मेहनत करने वाले बनेंगे, हम तो उन्हीं के लिए काम करेंगे। फाइनली निचोड़ जो इसका है समरी का, वो तो उन्हीं के लिए है, फायदा तो उन्हीं को मिलेगा, हम तो केवल अपनी ताकत पिसेंगे, अपने शरीर को बर्बाद करेंगे। तो उन लोगों ने सबसे पहले जैसे रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में, शिपिंग में, जहाजरानी में, तो रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, इन सब क्षेत्र में इन लोगों ने पैसा सबसे ज़्यादा लगाया था। और इसकी शुरुआत सही मायने में 1853 के बाद हुई थी। जैसे डाक खाने की बात है तो डाक खाने में, रेलवे में, तार में, इन सब में पैसा इन लोगों ने ज़्यादा लगाया था। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड होगा। बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, शिपिंग, इनमें पैसा इनका ज़्यादा लगा था। सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? इसमें ये पूछ रहा है कि अंग्रेजों के शासन का कौन एक वजह नहीं है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की एक वजह कौन सी नहीं है, इसको हमें यहाँ पर पता करना है। तो कौन सी एक वजह यहाँ पर निकल करके नहीं आती है? भारतीय कृषि का विनाश। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो हमारे भारतीय कृषि परंपरा को ध्वस्त किया था या नहीं? भाई जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हम खाद्यान्न फसल बोते थे, खाने पीने की चीज़ें उगाते थे। अब वो आए तो उसको ध्वस्त कर दिए, नकदी फसल पर बोना शुरू कर दिए, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिए। जहाँ हम गेहूँ, चावल, आलू ये सब उगाते थे, अब चाय, कहवा या जैसे नील, पटसन, मसाले या गन्ना, कपास, रबर, इन सब के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो भारतीय कृषि का विनाश हुआ, भारतीय उद्योगों को भी बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत था, जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे तो हमारे सिले सिलाए वस्त्र को पहनने के लिए पूरी दुनिया मोहताज हुआ करती थी। बहुत सी सारी चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते थे, चाहे ज्वेलरी हो, हाथी का दांत हो, मसाला हो या सोरा हो, तो ये सब सारी चीज़ें तो हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गए
तो हमारे उद्योगों को, हैंडीक्राफ्ट को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, मर गए बेचारे, इनकी हड्डियां बिखरी हुई मिलती थी। भारतीय व्यापार का विनाश बिल्कुल सही है, तो भारतीय कृषि का विनाश सही है, इसका भी उद्योगों का विनाश सही, भारतीय व्यापार का विनाश सही है। भारतीय सामंतवाद का नहीं, भारतीय सामंतवाद जो था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था बनी रही, रियासतें बनी रही, अंग्रेजों के साथ समझौता करके सामंती लोग जो है अपने फायदे के लिए यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए थे। तो भारत में सामंतवाद जिंदा था, भारत में सामंतवाद, जमींदारीवाद, ये सब जिंदा था, आज़ादी के बाद भी जिंदा था। तो ये गलत है, अर्थात अंग्रेजों ने कौन सा एक प्रभाव नहीं अपना छोड़ा था, सामंतवाद का विनाश नहीं किया था, सामंतवादियों से समझौता करके और उनके साथ मिल करके भारत का शोषण वो करने के लिए तैयार रहते थे, इन पर दबाव डाल देते थे, इनसे ही टैक्स ले लेते थे और ये लोग अंग्रेजों के लिए काम कर देते थे। इसका डी हो जाएगा, इसका डी होगा भारतीय सामंतवाद का विनाश, ये नहीं हुआ था, डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है 18वीं सदी में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण। इसमें ये पूछ रहा है कि कैसे बंगाल में डिक्लाइन हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, अर्थात बंगाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों बर्बाद हुआ, इसके क्या कारण थे, अर्थात ऐसा क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया जो बंगाल में कपड़े का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था, प्रोडक्शन होता था, तमाम सारी बातें वहाँ पर होती थी। बंगाल अपने कपड़ों के लिए भी जाना जाता था, तो उत्पादन की गुणवत्ता की कमी, तो क्या बंगाल में जो कपड़े के उत्पादन की गुणवत्ता होती थी, क्वालिटी होती थी, कमी हो गई? बिल्कुल नहीं। हमारे सिले सिलाए वस्त्र को पहनने के लिए पूरी दुनिया मोहताज हुआ करती थी, ये गलत है। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी नहीं थी, अंग्रेजों की नीतियां प्रभावित कर रही थी। कच्चे माल की अनुपलब्धता गलत है, कच्चा माल भी हमको मिल जाता था, क्योंकि कच्चा माल उगाने वाला देश तो भारत ही था। सबसे ज़्यादा कच्चा माल तो अंग्रेज लोग यहीं से लेके जाते थे, तो कच्चा माल भी हमारे पास था, कच्चे माल की कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर कर, हाँ ये सही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें आती थी, तो जब भारत में कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता था भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा, भारतीय व्यापारियों के द्वारा, तो यहाँ से जो कपड़ा होता था वो कपड़ा जो है विदेशों में बेचने के लिए जाता था, खास करके इंग्लैंड में जाता था। तो जब हमारे जो बुनकर कपड़ा बनाते थे और बाहर भेजते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। तो इंडियन जो प्रोडक्ट होता था, जो भारतीय व्यापारियों द्वारा तैयार किया जाता था, तो उनसे टैक्स ज़्यादा लेते थे, और जब अंग्रेज व्यापारी भारत में बेचने के लिए आते थे तो टैक्स कम लेते थे। तो अंग्रेज व्यापारी सस्ता बेचते थे, हमारे व्यापारी ज़्यादा बेचते थे, जब महंगा बेचते थे। तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ये सही है, क्योंकि हमारे व्यापारी से ज़्यादा टैक्स लगता था, इसीलिए व्यापारी जो है महंगाई की वजह से, ज़्यादा टैक्स लेने की वजह से चीज़ों का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ना ये भारत में बेच पा रहा था, ना ये इंग्लैंड में बेच पा रहा था, क्योंकि जानबूझ करके ये रोक देते थे ताकि भारतीयों का कपड़ा वहाँ ना जाने पाए। भाई कच्चा माल तो वहाँ जा ही रहा था और उनके व्यापारी ला करके भारत में बेचते थे, और ये टैक्स का ही था। एक तरफ रोका जा रहा है, एक व्यापारी को पैरों में रस्सी बांधा जा रहा है टैक्स के रूप में, और एक को दौड़ाया जा रहा है। तो जिसको ज़बरदस्ती दौड़ाया जा रहा है वही दौड़ेगा, और जिसको पकड़ के रोका जा रहा है वो दौड़ने वाला नहीं है। इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? योजना आयोग की बात हो रही है, तो योजना आयोग की चर्चा 1938 में और 38 से भी पहले 37 में वर्धा सम्मेलन में किया गया था, और 38 में जो सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। तो भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। अर्थात जो आज नीति आयोग दिखाई दे रहा है, तो इस नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग की चर्चा पहली बार वर्धा सम्मेलन में 1937 में किया गया था। उसके लिए स्वीकृति लाई गई थी। तो पहला सही है, वर्धा बैठक में सामाजिक नियोजन की रूपरेखा तैयार की गई थी। फिर हरिपुरा पड़ता गुजरात में, हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। अर्थात जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा में जब ये अध्यक्ष बने हरिपुरा सेशन में, तब इन्होंने जो है राष्ट्रीय योजना के बारे में बताया था और कहा था कि देश राष्ट्रीय योजना को दोनों हाथों से सराहेगा और उसके बाद उसकी चर्चा करेगा। और ये सही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति तैयार की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी और इस राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और लाला श्रीराम घनश्याम दास बिड़ला विश्वेश्वरैया उस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। और यही राष्ट्रीय योजना समिति योजना आयोग कहलाई और यही योजना आयोग नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया है। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कहने का मतलब है योजना समिति की स्वीकृति 1937 में कांग्रेस ने वर्धा में ये बात कह दी थी। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाला श्रीराम विश्वेश्वरैया घनश्याम दास बिड़ला की सदस्यता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कर दिया और यही राष्ट्रीय योजना समिति योजना आयोग के नाम से 15 मार्च 1950 को जानी गई। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका नीति आयोग इसका नाम रख दिया है। तो इसका पहला भी सही ऑप्शन, दूसरा भी सही ऑप्शन है, तीसरा भी सही है। 1 2 3 सही है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की है और अगली बार जो है हम नए टॉपिक के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे दिन के साथ हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।